अच्छा, देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन ना आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। क्योंकि जो फॉरेन बुक्स हैं उनमें ये नहीं होता। पाकिस्तान में जो पीपीएच है उसका बहुत कॉमन कॉज है एनीमिया, ठीक है। एनीमिया ने पीपीएच करवाना है, ठीक है। और एटोनी पीपीएच कराएगी। लेकिन एटोनी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है जो इग्नोर हो जाता है? बच्चे ना बहुत ऐसे ऑप्शंस चूज कर लेते हैं कि आरपीओसीज या फिर यूटेरिन डिस्टेंशन। बच्चों आंसर दें, बेशक गलत आंसर दें, बट यू गाइस हैव टू आंसर। व्हाट डू यू थिंक एटोनी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? अच्छा, यहाँ पर एटोनी होती है ब्लाडर जब हमारे पास ओवरफिल्ड होता है, ठीक है। फिल ब्लाडर से यूट्रस एटोनी में चला जाता है। तो अगर हमें लगे कि पेशेंट जो है वो ब्लीड कर रही है, तो सबसे पहले हमें सारी चीजें तो करनी है, लेकिन ब्लाडर को भी इन आउट करना है। तो आपने इस ऑप्शन को जरूर चूज करना है, ठीक है। यू हैव टू एम्प्टी द ब्लाडर। और ये क्वेश्चन गलत इसलिए होता है क्योंकि बच्चों ने ये पढ़ा ही नहीं होता, ये बुक्स में इतना फोकस नहीं है। ये आपका क्लिनिकल क्वेश्चन है, ये एल्गोरिदम है, ये फॉरेन बुक्स में मिलेगा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ब्लाडर की ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। होता ये है कि ये जो है ना आपका हेड, लेट्स से जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है, ये मैं ना डिटेल में नहीं जाऊंगी, वो हम एनाटॉमी में कवर करेंगे, ठीक है। ये हेड है, ये नीचे हेड है। अस्तगफुरुल्लाह, जिस तरह का हेड है, ये बेबी नीचे आ रहा है, ठीक है। और ये सर्विक्स है। तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है ना, और जो हमारा ऑस है, उसके दरमियान में ना ब्लाडर की फिलिंग बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। अगर ब्लाडर ओवर फिल्ड है ना, तो वो हेड पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालेगा और हेड को ऊपर रखेगा, ठीक है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। और पीपीएच तो आफ्टर डिलीवरी है ना, वो तो अलग चीज है यहाँ पर। तो जब भी कोई इश्यू होता है, जैसे कि कोई भी ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी होती है, जैसे कि शोल्डर डिस्टोशिया हो गया, तो शोल्डर डिस्टोशिया में अभी हम आगे देखेंगे कि हमने मेन्यूवर्स करने होते हैं। वो मेन्यूवर्स काम नहीं करेंगे अगर आपका ब्लाडर ओवरफिल्ड है। तो सारी ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसीज में सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू एम्प्टी द ब्लाडर, ठीक है। फोलीज डाल के आपने ब्लाडर को एम्प्टी करना है। अब मुझे ये कोई बता दे कि एक ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है जिसमें यू हैव टू फिल द ब्लाडर, जिसमें ब्लाडर एम्प्टी होना ज्यादा मसला करेगा। वो कौन सी ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है? वन इमरजेंसी कि जब आप उसको डायग्नोस कर लें, तो यू हैव टू फिल द ब्लाडर। प्लीज बच्चों, ये पॉइंट आप याद रखें। ये थोड़े से एमसीक्यूज आने हैं, बट वो टिपिकल पॉइंट्स आने हैं। मतलब थोड़े से, मतलब आसान एमसीक्यूज आने हैं। यू हैव टू फिल द ब्लाडर। वजह मैं आपको बताती हूँ। Nobody is responding. What should I do now? Girls, there's one emergency in which you have to fill the bladder. Guess कर दें वो क्या है? ये बोल दें नहीं पता, ये तो बोल दें। शुक्र है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। दैट इज कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, देखें, बेसिकली एक चीज हमारे पास है कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है। और एक चीज है कॉर्ड प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन होती है फीटस का वो पार्ट जो लोअर यूट्रीन सेगमेंट में है और ऑस के ऊपर है। दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंटेशन या फिर प्रेजेंटिंग पार्ट। तो कॉर्ड प्रेजेंटेशन वो होती है कि अभी मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन्स रप्चर नहीं हुई, कुछ बाहर नहीं आया, ठीक है। लेकिन ये जो ऑस है, ऑस में और हेड के दरमियान या कोई भी प्रेजेंटिंग पार्ट है, आपके पास जो है वो कॉर्ड आ गई है। तो प्रेजेंटिंग पार्ट हेड की जगह कॉर्ड बन गया, ठीक है। तो व्हाट इज दिस इज कॉर्ड प्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी प्रोलैप्स नहीं हुआ, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? अभी मेम्ब्रेन जो हैं वो, ये बच्चा है, ठीक है, नीचे आ रहा था, ये खुशी खुशी कॉर्ड ने कहा ऐसी के तैसी, प्लेसेंटा अपनी जगह पर है, मैं आ जाता हूँ, मैं कुछ तो गड़बड़ करूँ ना,
प्लेसेंटा प्रेविया तो है नहीं, तो प्लेसेंटा का लोअर एज जो है वो ऊपर है, तो मैं नीचे आ जाता हूँ, तो कॉर्ड प्रेजेंटेशन हो गई है। सो दिस इज कॉर्ड प्रेजेंटेशन। लेकिन एक दफा मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई है, ठीक है, तो कॉर्ड बाहर आ जाएगी। जब कॉर्ड बाहर आएगी तो दैट वुड बी प्रोलैप्स। समझ आ गई बात? प्रेजेंटेशन और प्रोलैप्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन इतनी खतरनाक नहीं है क्योंकि अभी कॉर्ड बाहर नहीं आई, और प्रेजेंटेशन बच्चों हम डायग्नोज भी नहीं कर सकते एज सच। वो तो अभी मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट है, हमें क्या पता कॉर्ड किधर है? हमें स्कैन पे इतनी अच्छी कॉर्ड थोड़ी नजर आती है, स्कैन पे तो हमें प्लेसेंटा अच्छा नजर आता है। बात समझ आइए? अच्छा, ये डॉक्टर से बात ही सिर्फ क्वेश्चंस आंसर करिए, दैट्स वेरी बैड। मतलब रिस्पॉन्ड करिए, वेरी बैड, वेरी डिसअपॉइंटिंग। अच्छा, अब क्या होता है बच्चों के, ये जो प्रोलैप्स है ना, ये मतलब दो तरह के हमारे पास हो सकता है। ये अकल्ट भी हो सकता है और ये ओवर्ट भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब सर्विक्स में से कॉर्ड पास कर जाए ना एक दफा, तो इसको हम कहते हैं प्रोलैप्स, ठीक है। अकल्ट ये होता है कि वो सर्विक्स से पास करता है लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं आता सर्विक्स के, मतलब वहीं पड़ा होता है, ठीक है। मतलब जैसे जीरो पे पड़ा है, तो आपको ऐसा वो नजर नहीं आ रहा जब तक आप प्रॉपर पीवी नहीं करेंगे। और जो ओवर्ट होता है, ओवर्ट में क्या होता है कि वो हेड के आगे आ जाता है, मतलब वो अलग से आगे आके नजर आ रहा होता है, ठीक है। अकल्ट में वो हेड के साथ ही पड़ा होता है, हेड नीचे आ रहा है वो भी साथ नीचे आ रहा है, ठीक है। लेकिन ओवर्ट में वो आगे आके आपको प्रॉपर नजर आता है, तो ओवर्ट ज्यादा यूजफुल है ना, आप फौरन उसको पिक कर लेंगे, ठीक है। अकल्ट में जब तक कोई सीनियर प्रॉपर उसका पीवी एग्जाम नहीं करेगा, उसे नहीं पकड़ा जाएगा। अब कॉर्ड प्लास से हमारे पास इश्यू क्या है, मतलब हमारे पास रिस्क क्या है? देखिए ये बेबी था, ठीक है, ये नीचे आ रहा था, कॉर्ड आ गई है नीचे, मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई हैं। अब आप कॉर्ड देख रहे हैं सामने, तो क्या मैं गॉस से इसको पकड़ के अंदर नहीं कर सकती? बेबी देखें स्माइल ही कर रहा है। असूलन तो मुझे चाहिए ना, मैं गॉस से पकड़ूं कॉर्ड को और उसको अंदर कर दूं। क्यों क्यों नहीं कर सकती? वाई कैन आई नॉट टच द कॉर्ड? वाई एम आई नॉट सपोज टू हैंडल द कॉर्ड? स्पैज्म, स्पैज्म से क्या होगा बच्चों? बच्चे को ना एस्फिक्सिया हो जाएगा। और एक तो एस्फिक्सिया होता है ना जो ड्यूरिंग डिलीवरी हो जाता है, ये पहले ही हो जाएगा, ठीक है। फिर आप जितना मर्जी रिससिटेट करें, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर वेजोस्पैज्म होता है और बेबी एस्फिक्सिएट कर जाता है, ठीक है। डिस्ट्रेस से भी ज्यादा, मतलब अब डिस्ट्रेस में तो होता है ना कि ब्रेडी टेक किया होता है, इसमें बेबी बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है। इंट्रा, मतलब इंट्रा एब्डोम अभी वो मतलब डिलीवर नहीं हुआ और पहले ही जो है वो बेबी जो है वो आपके पास खराब हो रहा है, ठीक है। खराब होना बहुत ही लेमन टर्म है, आई शुडंट यूज दीस टर्म्स, ठीक है। एस्फिक्सिएट कर जाएगा। अच्छा, तो बेसिकली अब आपने सबसे पहले क्या करना है, तो इसका निमोनिक होता है CORD, दैट इज कॉर्ड निमोनिक, मैंने खुद से नहीं बनाया, ये प्रॉपर जो RCOG की गाइडलाइंस हैं उनका निमोनिक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सी से है कि आपने कंसिडर, आपने सस्पेक्ट कब करना है कि इस पेशेंट को कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया। आपको कब लगेगा कि इसको, मतलब आपने किन सिचुएशन में हाई अलर्ट रहना है कि इसको कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया है या इसको कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है? तो दैट इज कोई भी चीज जो यूट्रस को, अगर आप 10 टीचर्स देखें जो यूट्रस को ओवर डिस्टेंड करे, जैसे मैंने कल बताया था कि जो चीजें एब्रप्शन कराती हैं उनमें आ जाती है ना, एक तो प्री इक्लेम्शिया था, हाइपरटेंशन थी, जो कि मतलब कॉमन सेंस है कि वेजल्स शियर ऑफ हो जाएंगी जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो स्पाइरल आर्टरीज की टीयरिंग हो जाएगी। लेकिन एक फैक्टर मैंने बताया था, जब यूट्रस ओवर डिस्टेंडेड होता है तो जैसे ही मेम्ब्रेन्स रप्चर करती हैं तो सिवियर प्रेशर चेंजेस आती हैं, सिवियर यूट्रस की डीकम्प्रेशन होती है। और जब सिवियर डीकम्प्रेशन होती है तो उसकी वजह से एक तो प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो जाता है, दूसरा कॉर्ड आगे आ जाती है फौरन। मतलब एक सोचे कॉर्ड को ना कुशनिंग इफेक्ट दे रहा था एमनियोटिक फ्लूइड, अब वो एकदम से नीचे आया चला गया तो कॉर्ड भी फौरन नीचे आ जाती है, ठीक है। तो ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस। अब यूट्रस को जल्दी बताएं क्या क्या चीज यूट्रस को ओवर डिस्टेंड करेगी? पॉलीहाइड्रोएमनियोस, ठीक है। अगर ये क्या हो रहा है, लाइकर अगर ज्यादा है, एक सेकेंड, ठीक है।
तो पोलीहाइड्रोएमनियोस आपके यूट्रस को जो ओवर डिस्टेंड करेगा। अगर मल्टीपल फीटसेस हैं आपके पास, फाइब्रॉइड है, ठीक है, इसके अलावा अगर बेबी इस तरह पड़ा हुआ है, ट्रांसवर्सली पड़ा हुआ है, इस तरह पड़े होने के बजाय इस तरह पड़ा हुआ है, तो दैट इज गोइंग टू ओवर डिस्टेंड द यूट्रस, ठीक है, लेटरली डिस्टेंड करेगा। तो ये हो गई पहला फैक्टर, ओवर डिस्टेंशन। दूसरी चीज ये कि हेड सही से फिक्स नहीं है। अभी जब मैं आपको लेबर का पूरा मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी, तो बेसिकली हेड ने आके फिक्स होना होता है नीचे पेल्विस में, और आपको पीवी पे प्रॉपर फील होता है ओ ए पोजीशन पे। लेकिन अगर हेड फिक्स नहीं हुआ हुआ ऊपर है, इसको हम कहते हैं अनस्टेबल लाई। अनस्टेबल लाई में होता है कि लाई कीप्स चेंजिंग आफ्टर 37 वीक्स, ठीक है। कभी बेबी इस तरह हो जाता है, कभी उस तरह, टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है, और वो इसीलिए होता है जब अंदर ना फ्लूइड ज्यादा होता है। मतलब ये सारे फैक्टर्स ना एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं। तो जब हेड फिक्स नहीं होगा, दरमियान में स्पेस खाली होगी, तो कॉर्ड कहेगी कि मैं आ जाती हूँ, मैं फिक्स हो जाती हूँ। तो अनस्टेबल लाई में अनफिक्स्ड हेड की वजह से या अनफिक्स्ड प्रेजेंटिंग पार्ट की वजह से कॉर्ड आ जाएगी। समझ आइए बात। तो दूसरा कॉज हमारे पास क्या होगा, अनस्टेबल लाई, या फिर हेड फिक्स नहीं हो रहा, या कोई बेबी की एनॉमली है जिसकी वजह से बेबी प्रॉपरली पेल्विस में आके इंगेज नहीं हो रहा नियर टर्म, ठीक है। और आपने इसके रिस्क फैक्टर जरूर करने हैं टेंटिचर्स, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब लेट्स से मैं आपसे पूछती हूँ कि एक पेशेंट है, ठीक है, वो लेबर में जा रही थी, वो थी 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 6 सेंटीमीटर्स पे ये मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट हैं, मेम्ब्रेन्स रप्चर कर गई, उसका स्ट्रॉम हो गया। स्ट्रॉम क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, हमने खुद नहीं किया, हो गया, ठीक है। और उसके बाद फीटल हार्ट रेट खराब होना शुरू हो गया, ठीक है, मतलब आपके पास डिस्ट्रेस आना शुरू हो गया। क्यों आ रहा है? तो आपने क्या करना है, जैसे मेम्ब्रेन्स रप्चर हुई तो फौरन फीटल डिस्ट्रेस हो गया। हालांकि मेम्ब्रेन्स रप्चर होने के बाद तो लेबर और ऑगमेंट होता है ना, लेबर थोड़ा तेज होता है, ये तो अच्छी चीज होती है स्ट्रॉन्ग होना। लेकिन यहाँ उल्टा बेबी के हार्ट्स खराब होना शुरू हो गए, तो आप फौरन लाइकर का कलर देखोगे। लाइकर का कलर इसमें होगा ग्रीन ज्यादातर, और वो मिकोनियम स्टेन लाइकर होगा। तो हम कहेंगे कि बेसिकली बेबी ने मिकोनियम पास कर दिया, मिकोनियम स्टेन लाइकर है। लेकिन ये आपके पास टिपिकल सिनेरियो है। लेकिन अगर लाइकर क्लियर है, ठीक है, लाइकर क्लियर है, और पहले बेबी के हार्ट्स ठीक थे, मेम्ब्रेन्स रप्चर होने के बाद बेबी के हार्ट्स खराब होना शुरू हुए हैं, ठीक है, तो और लाइकर क्लियर है, तो फिर हम उसकी कॉर्ड के लिए जरूर देखेंगे कि कहीं कॉर्ड तो नीचे नहीं आ गई। ये टिपिकल क्लासिकल सिनेरियो है। व्हेन मेम्ब्रेन्स हैव रप्चर्ड, स्टॉर्म हैज अकर्ड, या यू हैव डन एआरएम। अब वो एग्जामिनर कहेगा कि या तो आपने एआरएम किया है, या स्टॉर्म हुआ है, और लाइकर क्लियर है, ठीक है, लाइकर क्लियर है। अब फीटल डिस्ट्रेस की वजह बताओ। तो ये बच्चों को नहीं पता होती, बच्चों ने बस याद किया होता है कि मिकोनियम मिकोनियम मिकोनियम, दैट इज गोइंग टू बी कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है। ये इसका एक मतलब डिफरेंशियल बनता है, ये एक क्लासिकल सिनेरियो है जो आपके पास आता है। समझ आ गई बात बच्चों? ठीक है, मतलब आपने सस्पेक्ट करना है, ये नहीं मैं कह रही कि कॉर्ड ही है, नहीं है तो भी है। आपने सस्पेक्ट करना है कि कहीं कॉर्ड तो नहीं आ गया, आपने उसके लिए देखना है, उसके लिए आपने ध्यान से पीवी करना है, आपने फील करना है कि हेड के अलोंग की साइडों पे आपको मिल तो नहीं रहा कॉर्ड, ठीक है। या फिर अगर कोई रिस्क फैक्टर है, तो आपने लाजमी हर पीवी पे, जब भी आप पीवी करें, 4 आवरली करें या 2 आवरली करें, वो हम अभी लेबर में जब नेक्स्ट वीक करेंगे मैं आपको बताऊंगी कि कितने आवर्स के बाद कब कब करना है। तो आपने जरूर कॉर्ड के लिए फील करना है। अब लेट्स से कि कॉर्ड प्रोलैप्स आपने डायग्नोस कर लिया। कॉर्ड प्रोलैप्स कैसे डायग्नोस करते हैं बच्चों, मैंने अभी बताया। क्या हम कॉर्ड प्रोलैप्स अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोस कर सकते हैं? कैसे डायग्नोस करते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स? हम कॉर्पुलेप्स पर वजाइनली डायग्नोस करते हैं ना, ठीक है। स्कैन पे नहीं हो सकता कॉर्पुलेप्स डायग्नोस, जाहिर सी बात है, क्योंकि स्कैन के वक्त तो कॉर्ड आप जब स्कैन करें, यूजुअल नॉर्मल स्कैन, अभी तो मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट है, तो अभी तो कॉर्ड प्रेजेंटेशन डायग्नोस। प्रोलैप्स तो हम कहेंगे ही तब ना जब वो लेबर में मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई हैं, ठीक है।
तो अब क्या होगा कि ना, इसके बाद में मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि बेसिकली आपने स्कैन पे कॉर्ड प्रेजेंटेशन नजर आ सकती है, लेकिन ये कोई भी रिकमेंड नहीं करता, कभी भी आपने इस ऑप्शन को चूज नहीं करना, बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। तो स्कैन अपने दिमाग से निकाल दें कॉर्ड प्रोलैप्स या कॉर्ड प्रेजेंटेशन के लिए। अच्छा, अब जैसे ही आपने कॉर्ड प्रोलैप्स डायग्नोस कर लिया, अब आपने क्या करना है, यू हैव टू डिलीवर द पेशेंट राइट अवे, ठीक है। ये नहीं कि कॉर्ड को गॉज से पकड़ लो क्या है लेबर कंटिन्यू करो, नहीं। अब आपके पास क्या मोड ऑफ डिलीवरी होगा इसमें, ये मुझे कौन बताएगा। देखिए, प्लेसेंटा प्रेविया में हमने कहा था सिजेरियन कर दो, एब्रप्शन में हमने कहा था कि इसको ऑपोजिट वेजाइनल कर दो, अनलेस के डिस्ट्रेस ज्यादा हो, डिस्ट्रेस हो तो सिजेरियन करो। तो कॉर्ड प्रोलैप्स में क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है। सी सेक्शन करना चाहिए, हाँ ठीक है सुबह, आप सही कह रही हैं। नॉर्मल है फीटल हार्ट, नॉर्मल। अच्छा, फीटल हार्ट बहुत ऐसा होता नहीं है कि नॉर्मल हो, अगर अभी नॉर्मल आ रहे हैं तो 2 सेकंड बाद खराब हो जाएंगे, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है, बहुत ही खतरनाक। और तो बेसिकली आपने एक्सपेडाइट करना है डिलीवरी को, चाहे जो भी मेथड हो। अब आपने यहाँ पे सिनेरियो को देखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपने ये नहीं करना कि कॉर्ड प्रोलैप्स से सिजेरियन कर दो, आपने देखना है कि अगर उन्होंने कहा है ना कि पेशेंट फुली डायलेटेड है, फुली डायलेटेड है, इसका मतलब है वो अब मतलब एक्टिव पार्ट ऑफ सेकंड स्टेज में जा चुकी है, ठीक है। और साथ में मतलब +2 पर आ गया, पुश कर रही है, तो वो थर्ड स्टेज शुरू होने लगी है, ठीक है। तो फुली डायलेटेड है, +2 उसका हेड है, बेबी नीचे आ रहा है, तो आप उसको डिलीवर कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर वो फुली है और अभी उसका हेड ऊपर है, 0 पर है, -1 पर है, तो फिर आप उसका सिजेरियन करोगे, ठीक है। ये अभी आप ना बच्चों लेबर पढ़ेंगे तो ये क्लियर होगा। लेकिन अगर जो है वो अभी वो लेबर में नहीं गई, कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाता है ना, ठीक है, और उसका कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ, तब तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तब तो आपने सिजेरियन ही करना है, मतलब इसमें आपने सिनेरियो को पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें आपने सिनेरियो को पढ़ के स्मार्टली चूज करना है, इसमें ये नहीं है कि आंखें बंद करके प्रेविया की तरह सेक्शन करना है, नो। जैसे एब्रप्शन में आपने सिनेरियो को देख के पिक करना है। अब यहाँ पे आपकी असेसमेंट आती है, ठीक है, जो इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आपकी असेसमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी आपने असेसमेंट करके डिसाइड करना है कि इसको सिजेरियन के लिए लेके जाएंगे या इसको डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली जो सिचुएशन होती है उसमें हम सिजेरियन ही करते हैं, क्योंकि कम ही ऐसा होता है कि फुली एंड पे जाके हो। कभी कभी ऐसा होता है कि अभी वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर पे उसको कॉर्ड आगे आगे, तो वेट तो नहीं करेंगे फुली हो, फर्स्ट स्टेज खत्म हो, सेकंड शुरू हो, फिर हमसे नहीं, फिर हम डिलीवर करें, हम फिर सिजेरियन कर देंगे, बात समझ आइए। सो यू हैव टू, बस आपने वो तरीका चूज करना है जिससे फास्टेस्ट वे हो डिलीवर करने के लिए, यू हैव टू पिक द फास्टेस्ट मोड ऑफ डिलीवरी इन दैट केस, ठीक है, समझ आ गया, ये आपका मेन आंसर है कॉर्ड प्रोलैप्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों अगली चीज आ जाती है कि इस दौरान आपका मेन जो फोकस है वो क्या होना चाहिए। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताई थी कि एक इमरजेंसी है जिसमें ब्लाडर एम्प्टी नहीं करना, बाकी सारी ऑब्स्ट्रक्टेड इमरजेंसीज हैं जिसमें आपने ब्लाडर को एम्प्टी करना है। और वो कौन सी सिचुएशन है, वो है कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, माई माउस इज नॉट कोऑपरेटिंग, ये आ गई सिचुएशन। So what is the first thing that you are going to do when cord prolapse occurs? कॉल फॉर हेल्प तो हमने करनी है, ठीक है, ये हमें सिखाते रहते हैं, कॉल फॉर हेल्प हर एल्गोरिदम में 10 टीचर्स कह रही सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प, ठीक है। यू हैव टू फिल द ब्लाडर ऑफ दैट पेशेंट, ठीक है। मतलब कि अगर उसका ब्लाडर आपने अभी एम्प्टी नहीं किया, तो एम्प्टी करना भी नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ देना है, थेरी ये कहती है, ठीक है। आपने याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कॉर्ड प्रोलैप्स के लाजमी क्लिनिकल सिनेरियो में, आपसे ब्लाडर को पूछते हैं, बिकॉज ये एक ही इमरजेंसी है जिसमें ब्लाडर को खाली नहीं करना होता, बड़ा नुकसान होता है। फिर आप क्या करते हैं, आप ब्लाडर को फिल करते हैं। आपने बेसिकली क्या करना है कि देखिए बच्चों, ये हेड है ना, ये हेड है, ठीक है, और साथ में ये कॉर्ड है। आपने हेड और कॉर्ड का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा करना है, ताकि कोई चीज कॉर्ड को प्रेस ना करे जब तक आप बेबी को डिलीवर कर रहे हैं ना। जाहिर सी बात है, अगर आप
सिजेरियन भी करें तो स्पाइनल लगने में टाइम लगेगा ना, कोई 2 मिनट में तो पेशेंट अंडर नहीं हो जाती। ठीक है, तो बेसिकली आपने ये डिस्टेंस बढ़ाना है। इस डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए आप ब्लाडर को ओवरफिल करेंगे। जब ब्लाडर फिल होता है ना, तो वो हेड को सपोर्ट देता है, हेड को नीचे आने से रोकता है। ठीक है, तो हेड ना इसको प्रेस करना बंद कर देता है। तो जब कॉर्ड पे प्रेशर जो है वो थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है। पहले पहला काम आप में ये कर सकते हैं कि यू हैव टू फिल द ब्लैडर। दूसरा काम आप इस डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, दैट आप हाथ से हेड को ऊपर कर दें, कॉर्ड को टच ना करें, प्रेजेंटिंग पार्ट को आप मैनुअली मैनुअली एलिवेट कर दें। बात समझ आ रही है? मकसद क्या है, इस डिस्टेंस को ज्यादा करना, कॉर्ड और हेड के दरमियान के डिस्टेंस को ज्यादा करना। अब चाहे आप वो यहाँ पे ब्लाडर को फिल कर लें या आप हाथ से लिफ्ट ऊपर कर लें हेड को थोड़ी देर के लिए, जो कि बहुत ऑफ कोर्स दिस इज नॉट नॉर्मल, बट यू हैव टू डू इट बिकॉज दिस इज एन एबनॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, तीसरी चीज आप ये करें कि आप पेशेंट की पोजीशन चेंज करा दें, आप उसको ऑल फोर्स पे करवा दें या आप उसको लेफ्ट लेटरल करवा दें। ठीक है, ऑल फोर्स या लेफ्ट लेटरल। ठीक है, जिसको हम सिम्स पोजीशन कहते हैं। ठीक है, और सिम्स ना आपकी 10 टीचर्स में लिखी हुई, आपने जरूर कॉर्ड प्रोलैप्स के लिए पोजीशन का माइंड में रखना है। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि अगर उसको बहुत सिवियर कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं और अभी टाइम है, तो देखिए कॉन्ट्रैक्शंस भी तो प्रमोट करती है ना कि हेड जो है वो डाउनवर्ड प्रोग्रेस करे, तो आप उसे टोकोलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने सिजेरियन का डिसाइड कर दिया है और कॉन्ट्रैक्शन सिवियर आ रही है, तो उससे भी तो देखिए कॉर्ड प्रेस होगी ना बार बार, तो आप उसे टोकोलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन हमारा मकसद क्या है, दैट यू हैव टू रिलीव द प्रेशर ऑन द कॉर्ड, कॉर्ड के ऊपर से प्रेशर को खत्म करो। ठीक है, कॉर्ड के ऊपर से प्रेशर को खत्म करो। उसके 3 तरीके हैं, वो 3 तरीके क्या है मुझे कौन बताएगा? पहला तरीका क्या है? इजिएस्ट वे, इजिएस्ट तो नहीं है बट फिल द ब्लाडर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? मैनुअली एलिवेट द प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या है? टोकोलाइज। टोकोलिसिस का यहाँ पे रोल समझ आया? टोकोलिसिस का बड़ी जगहों पे रोल है बच्चों, सिर्फ उधर रोल नहीं है प्री टर्म लेबर में। फिल द ब्लाडर, एलिवेट द हेड, एलिवेट द प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट वो ब्रीच भी तो हो सकता है, लाजमी नहीं है। ब्रीच में ज्यादा होता है कॉर्ड प्रोलैप्स, वो ना वहां पे टांगों के दरमियान से निकल के आ जाता है, सरफेस एरिया कम ऑक्यूपाई कर रहा होता है ना, पेल्विस में जगह खाली होती है, हेड तो फिट आ रहा होता है, कॉर्ड को आने की जगह नहीं देता। ब्रीच तो वैसे ही टांगे होती है तो निकल आता है, या हिप्स होती हैं तो कॉर्ड। हाँ, चेंज द पोजिशन ऑफ द पेशेंट, लोकलाइज। ओके, चलें। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ऐसा टॉपिक है कि इसमें से जो एमसीक्यू आएगा ना वो टिपिकल होगा, फ्री के मार्क्स हैं, तो ये मैं नहीं चाहती आप लोगों से खराब हो। ठीक है, बस इसमें ब्लाडर का रोल अब आपने प्लीज याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे हमेशा इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, चलें जी। अब ये है कॉर्ड प्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट हैं, कॉर्ड आगे पड़ी हुई है लेकिन मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट हैं, तो ये अभी तक प्रेजेंटेशन है, प्रोलैप्स नहीं हुआ, तो प्रेजेंटेशन पे आपने नहीं छोड़ना। मतलब ये ना हो कि वो प्रेजेंटेशन आपको एमसीक्यू में उसने प्रेजेंटेशन लिखा हो, आप उसको सिजेरियन करके बैठ जाओ, प्रेजेंटेशन तो डायग्नोज ही नहीं हो सकती। ठीक है, जो गाइडलाइंस है वही कहती हैं कि प्रेजेंटेशन पे आप नहीं, स्कैन पे अगर आपको लग रहा है कॉर्ड प्रेजेंटेशन, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? तो कॉर्ड प्रेजेंटेशन पे आपने कुछ नहीं करना, कॉर्ड प्रेजेंटेशन अगर आपको लग रही है तो आपने हाई अलर्ट रहना है। एक दफा प्रोलैप्स हो गया है, एक दफा मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई हैं, आपको कंफर्म हो गया कि कॉर्ड नीचे है, तब आपने जो है वो उसको मैनेज करना है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर कॉर्ड प्रेजेंटेशन। ठीक है, यू जस्ट हैव टू बी ऑन हाई अलर्ट। फिर एक अकल्ट प्रोलैप्स है, ये देखें, आया हुआ है लेकिन ना ऑस के बाहर नजर नहीं आ रहा, और एक, हाँ, ओवर्ट प्रोलैप्स होता है, 2 तरह के होते हैं। ठीक हो गया? चलें जी। साथ में डेफिनेटली जब तक आप डिलीवर नहीं करते आपने कंटिन्यूस फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करनी है। इसमें आपके पास डिसेलरेशंस लाजमी आती हैं। डिसेलरेशंस क्यों आती हैं? जब कॉर्ड जो है वो कंप्रेस हो रहा होता है। डिसेलरेशंस हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं, इस पे पूरी अलग एक डिस्कशन होगी। ठीक है, अर्ली होती हैं, लेट होती हैं, वेरिएबल होती हैं। अर्ली डिसेलरेशंस वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ बच्चों के, ये देखें इस टॉपिक के साथ इंपॉर्टेंट है। डिसेलरेशंस तो ऑप्स की बेसिक है, डिटेल में मैं फिर आप लोगों को बाद में, अभी जनरल देखें। ये है आपका एक तो ना यूट्रस, जो मैं बनाती हूँ ना वो मैं ऐसा बनाती हूँ कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। ये देखिए, ये आपका यूट्रस है। ठीक है, और ये जो है वो बेबी का हेड है।
और लेट्स से साथ में कॉर्ड है, ठीक है। तो नॉर्मली जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ हेड कंप्रेस होता है, कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं हेड कंप्रेस होता है, दैट्स नॉर्मल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हेड का कंप्रेस होना, कॉर्ड अगर साइड पे उसका कंप्रेस होना नॉर्मल है। तो वो जो डिसेलरेशन होती है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन के साथ आती है। जैसे अगर जो है वो ये सीटीजी चल रही है, ठीक है, एक्सेलरेशन आई और फिर एक डिसेलरेशन आई है, लेकिन वो डिसेलरेशन नीचे अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन देखूं तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में डिफरेंट कलर से बना देती हूँ। ये डिसेलरेशन अगर यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन के साथ आई है, मतलब इसका मिरर, इसको हम कहते हैं मिरर इमेज है, ये बिल्कुल इसके साथ आई है, तो इसको हम कहते हैं कि ये नॉर्मल है, इट इज नॉट हार्मफुल। व्हाई? बिकॉज जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब तो हेड कंप्रेस होता ही है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये एमसीक्यू आता है, ये एमसीक्यू आते हैं और ये क्लासिफिकेशन 10 टीचर्स में नहीं है। इसको हम कहते हैं टाइप 1 डिसेलरेशन। देखिए 1 है ना, तो नंबर 1 तो हमेशा बेस्ट होता है, तो ये बेस्ट टाइप की सबसे कम डेंजरस डिसेलरेशन है। और इनको हम कहते हैं अर्ली डिसेलरेशन, हालांकि अर्ली नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्शन से पहले नहीं आ रही, ठीक है। ये है मिरर इमेज, दे आर द मिरर इमेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन आई यूट्रस में तो बच्चे का हार्ट रेट ड्रॉप किया, क्यों ड्रॉप किया? क्योंकि उसका हेड कंप्रेस हो रहा है, उसका उसका कॉर्ड कंप्रेस हो रहा है और ये नॉर्मल है। कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो बच्चा वो तो नहीं रहेगा ना, बच्चा भी कंप्रेस होगा पूरा। बात समझ आई? तो दिस इज अ हेल्दी सॉर्ट ऑफ डिसेलरेशन, ठीक है। अच्छा, और फीटल हार्ट रेट फिर डिसेलरेशन के बाद ठीक हो जाता है, तो ये इसको हम कहते हैं। दूसरी जो डिसेलरेशन होती है वो थोड़ी सी खतरनाक होती है। उसमें ये होता है कि यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी वो कंटिन्यू रहती है। उसमें ये जो चीज होती है ना मिरर इमेज वाली, ये रूल खत्म हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लेट्स से कॉन्ट्रैक्शन यहाँ खत्म हो गई, लेकिन जो डिसेलरेशन होगा कि डिसेलरेशन जो वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, काफी बड़ी रही, कॉन्ट्रैक्शन तो शुरू में ही खत्म हो गई, तो वो लेट तक चलेगी, तो इसको हम कहते हैं लेट डिसेलरेशन, ठीक है। लेट डिसेलरेशन को हम टाइप 2 भी, अच्छा समझ आ रही है बात आप लोगों को? साथ साथ कुछ यस नो बोल दें, कुछ कह दें। टाइप 1 डिसेलरेशन समझे? टाइप 1 डिसेलरेशन का दूसरा नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 डिसेलरेशन का दूसरा नाम क्या है? अर्ली डिसेलेशन। नो, नहीं समझ आई? अच्छा चलें बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है, दोबारा बता दूंगी, ठीक है। जो लेट डिसेलेशन है वो खतरनाक होती है, क्योंकि देखिए अब तो कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा ये जो है ना आप लोग परेशान इसलिए हो रहे हो कि जो नीचे वाले ना ये हमारे पास नॉर्मल जो हम सीटीजीज करते हैं ना, हम यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस को मॉनिटर नहीं कर रहे होते, उनकी लाइन नहीं आ रही होती, लेकिन मतलब हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस का प्रोब अलग से नहीं होता, ठीक है। लेकिन टोकोमीटर यूजली होना चाहिए हमारे पास। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो है ना ये फीटल हाइपोक्सिया को इंडिकेट करती है कि लेट वो रहे, मतलब देर तक वो डिसेलरेशन रहे, कंट्रैक्शन खत्म हो जाए फिर भी रहे। फिर तीसरी जो हमारे पास डिसेलरेशन है वो बहुत ही खतरनाक होती है, उसका कोई ताल्लुक नहीं होता कि यूट्रस, टाइप 2 समझ आ गई ना? मैं अभी रिपीट कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है। जो तीसरी डिसेलरेशन, इस पर टाइम इसलिए लगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो तीसरी टाइप है ना, दैट इज टाइप 3। टाइप 3 सबसे खतरनाक है। वो यूट्रस बेचारा क्या करता है, यूट्रस कहता है कि मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो बेशक हार्ट रेट तुम थोड़ी देर के लिए ड्रॉप हो जाओ बिकॉज नॉर्मल, वो कहती नहीं, मुझे क्या लगे तुम कॉन्ट्रैक्ट हो रिलैक्स हो, मैं तो तबाही फेरूंगी, इस तरह की तबाही फेर देती है वो। तो उसमें कोई रिलेशन नहीं होता उसका कॉन्ट्रैक्शन के साथ, वो जो है वो सिवियर फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करती है, सीटीजी की वेरिएबिलिटी भी खत्म हो जाती है। अजीब सा पैटर्न होता है, पहले डिसेलरेशन आती है बहुत देर तक रहती है, फिर डिप्स ऐसे साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल सा वेवफॉर्म, और एक दफा सीटीजी पे साइनोसॉइड आ जाए, साइनोसॉइडल पैटर्न, साइनोसॉइडल पैटर्न, पैटर्न क्या होता है? सिंपल वेव्स, ऐसी वेव्स आना शुरू हो जाए, ऐसी साइनोसॉइडल वेव्स, ठीक है। तो फिर आपने डिलीवर करना है, बहुत सिवियर डिस्ट्रेस होता है, और ये आपको कहाँ मिलती है? ये आपको मिलती है कॉर्ड कंप्रेशन में। ये तब मिलती है जब सिवियर एसिडोसिस हो। सिवियर एसिडोसिस कब होता है? जब सिवियर हाइपोक्सिया हो, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन सही नहीं जा रही, लैक्टिक एसिडोसिस जमा हो रहा है बॉडी में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है। तो उस एसिडोसिस की वजह से क्या हो जाता है कि बेबी डिस्ट्रेस में चला जाता है, बहुत सिवियर। बात समझ आई? तो ये आपको मिलती है कॉर्ड प्रोलैप्स में। और ये सारा मैंने आपको क्यों बताया? सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से
कि which type of deceleration is seen in chord compression. deceleration की स्पेलिंग गलत लिखे हैं मैंने, बताएं. which type of deceleration is seen in chord compression? टाइप थ्री. ठीक है. टाइप थ्री का दूसरा नाम क्या है? कॉर्ड प्रोलैप्स या कॉर्ड कंप्रेशन वेरिएबल. चलें जी, शाबाश. अच्छा जी. तो एक ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है जिसमें आपने ब्लैडर को फिल करना है, और वो है हमारे पास कॉर्ड प्रोलैप्स. ठीक है. तो ये बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. आप लोगों को जो है वो 2 मिनट्स ब्रेक चाहिए, या हम कंटिन्यू करें? हेड डिलीवर्ड बट शोल्डर स्टार्ट. ठीक है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको इसी तरह से कहेंगे. इंटीरियर शोल्डर नॉट. ठीक है. लेकिन जो इसकी डेफिनेशन है ना, उसमें बेसिकली शोल्डर नहीं है. यही मैं देखना चाह रही. शोल्डर डिस्टोर्शन की डेफिनेशन में शोल्डर नहीं आता. जो हमारी आरसीओजी गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि वजाइनल कफेलिक डिलीवरी, डिलीवरी हो रही है वजाइनली, ठीक है, और कफेलिक है बेबी, जाहिर है अगर ब्रीच है तो पहले शोल्डर तो आ ही नहीं सकता ना, हेड तो. ऐसी वजाइनल कफेलिक डिलीवरी, कौन सी वाली वजाइनल कफेलिक डिलीवरी? जिसमें हेड डिलीवर हो जाए. ठीक है. आफ्टर हेड इज डिलीवर्ड, हेड निकल गया. आफ्टर हेड डिलीवरी यू नीड एडिशनल ऑब्स्टेट्रिक मैन्यूवर्स. हेड डिलीवर करने के बाद आपको, अजान हो रही है बच्चों, बस बस 2-3 मिनट अजान हो लेने दें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं इस तरह ना. अच्छा, तो वजाइनल केफालिक डिलीवरी हो रही है, हेड डिलीवर हो गया. सो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ हेड यू नीड एडिशनल ऑब्स्टेट्रिक्स मैन्यूवर. ठीक है, ऑब्स्टेट्रिकल मैन्यूवर्स आपको लगाने पड़ रहे हैं. ठीक है. किस लिए? टू डिलीवर रेस्ट ऑफ द फीटस. ठीक है. अब इसकी डेफिनेशन में शोल्डर एज सच मेंशन नहीं है. ठीक है. एडिशनल ऑब्स्टेट्रिक मैन्यूवर्स टू डिलीवर रेस्ट ऑफ द फीटस एंड जेंटल ट्रैक्शन हैज फेल्ड. अगर आप जेंटल ट्रैक्शन लगा रहे हैं ना, तो वो नॉर्मल डिलीवरी में आता है. क्योंकि नॉर्मली भी अगर हेड आराम से नहीं आ रहा ना, तो आप अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रैक्शन लगा देते हो, ऊपर नीचे आप जो हो वो शोल्डर्स के लिए मूव करते हो. ठीक है, लेटरल डेविएशन करते हो. लेकिन अगर जो है वो जेंटल ट्रैक्शन से काम नहीं चल रहा और आपको प्रॉपर शोर मचा के कॉल पर हेल्प करके मेन्यूवर्स लगाने पड़ रहे हैं हेड की डिलीवरी के बाद, बाकी के बेबी को डिलीवर करने के लिए, तो उसको हम शोल्डर डिस्टोशिया कहते हैं. लेकिन आम जुबान में कॉमन सेंस यही है कि हेड के बाद शोल्डर ही नहीं आने ना, तो हम क्यों नहीं ये कह रहे कि शोल्डर फंस गया. बट हम ये नहीं कह रहे, हमने चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाना है ताकि बच्चों को ज्यादा पढ़ना पड़े, उनके लिए चीजें और कॉम्प्लेक्स हो, तो हमने ये पूरी डेफिनेशन बना दी. समझ आ गई बात आप लोगों को? ठीक है. सो हाउ डू यू डिफाइन इट? is defined as a condition in which in vaginal cephalic delivery, after the delivery of head, you need additional obstetrical maneuvers to deliver rest of the fetus and gentle traction has failed. और हम यूजुअली मतलब देखिए, कोई अगर आपने टाइम लिमिट लेंगे, वैसे टाइम लिमिट रिकमेंड नहीं करते, लेकिन 60 सेकेंड्स कहा जाता है कि अगर जो है वो 60 सेकेंड्स, हालांकि 1 मिनट बहुत होता है, 60 सेकेंड्स जो है वो लग गए हैं हेड टू बॉडी को डिलीवर करने में. हेड टू बॉडी डिलीवरी टाइम जो है, हेड टू बॉडी डिलीवरी टाइम आपके पास जो है, अगर वो 60 सेकेंड से ज्यादा हो गया. ठीक है. समझ आ गई यहाँ तक बात आप लोगों को? चलें जी. अब मुझे सिंपल, देखिए ये बड़ा इजी टॉपिक है, इसमें बस आपको ऑर्डर पता होना चाहिए. ठीक है, चीज़ों का मैन्यूवर्स अच्छे से पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किस किस वजह से होगा. देखिए, मोटा बच्चा है तो जाहिर है वो नहीं निकलेगा. ठीक है. तो गुड साइज बेबी अगर है, ठीक है, 4.5 kg तक चला गया है, 4 kg से ज्यादा भी रिस्क होता है. 4.5 kg से ज्यादा को हम क्लासिकली मैक्रोसोमिया कहते हैं. ठीक है. 4.5 kg पे बेबी चला गया है,
या फिर प्रीवियस हिस्ट्री है, हर जगह रिस्क फैक्टर है कि अगर उस चीज की प्रीवियस, प्रेविया की प्रीवियस हिस्ट्री है, प्रेविया का रिस्क है, एब्रप्शन की प्रीवियस हिस्ट्री है, एब्रप्शन का रिस्क है, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री है तो इसका भी रिस्क है, ठीक है। और क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जल्दी जल्दी हरी अब। डायबिटिक है, अगर मदर उसे डायबिटीज मेलिटस है या जीडीएम है, ठीक है, कुछ भी है, तो जाहिर है उसमें यही होगा ना, मैक्रोसोमिक बेबी होगा। लेकिन बच्चों एक मसला है, हाँ मैं ये देखना चाहती हूँ इसका आंसर जिस बच्चे ने दे दिया वो आज का स्टार स्टूडेंट है, ठीक है। मुझे बच्चों ये बताएं, पहले रेडी हैं आप लोग क्वेश्चन सुनने के लिए, जाग जाएं। अच्छा, कौन कौन है अभी हमारे पास? डॉक्टर अक्सा, डॉक्टर अस्मा, डॉक्टर राबिया, डॉक्टर सबाहत। अच्छा, देखें, अगर हमारे पास दो बच्चे हैं, दोनों का वेट है 4.6 kg, वेरी गुड साइज, ठीक है। एक की जो मदर है उसका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, शी हैज कम्प्लीटली नॉर्मल, मतलब एंटीपार्टम पीरियड, उसका कोई इशू नहीं है, कोई कोमोबिड नहीं। दूसरे की मदर को जीडीएम है, ठीक है। इन दोनों में से पहले मुझे बताएं किसमें जो है वो शोल्डर डिस्टोशिया का रिस्क ज्यादा है। मैं अगर आपको कहूं कि जो जीडीएम का बेबी है, जो आईडीएम है, इन्फेंट ऑफ जीडीएम के बेबी को हम आईडीएम बोलते हैं ना, तो उसमें शोल्डर डिस्टोशिया होगा, उसमें ज्यादा खतरा है शोल्डर डिस्टोशिया का, ठीक है। और ऐसा ही होता है, ज्यादा इंसिडेंस है एज कंपेयर टू नो कोमॉर्बिड्स। हालांकि दोनों का वेट सेम है, दोनों का बच्चा मोटा, वेट सेम है, तो ऐसा क्यों है? जीडीएम में सेम वेट होने के बावजूद ज्यादा रिस्क क्यों है शोल्डर डिस्टोशिया का? इसका आंसर मुझे दे दें जल्दी से बच्चों, गलत आंसर दे दें, कुछ बोल दें, आपको दिमाग में आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? जस्ट स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन। ओबेसिटी, सेम वेट है, किसकी ओबेसिटी? बच्चे की ओबेसिटी या मदर की ओबेसिटी? हाँ, नहीं, गलत। डॉक्टर अक्सा, आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर आंसरिंग, थैंक यू, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। और कोई ट्राई करना चाहेगा? जस्ट कुछ भी बोल दें बच्चों। अच्छा, ये बच्चों आपने जरूर याद रखना है कि इसमें डिफरेंस इसलिए आता है कि जो जीडीएम है ना उसमें बेबी गुड साइज तो होता है, ठीक है, दोनों गुड से, लेकिन वो फंसता इसलिए क्योंकि हमें वजह नहीं पता। बस इस तरह होता है कि जो आईडीएम्स होते हैं ना उनमें जो वेट गेन होता है ना, उनमें फैट डिपोजिशन डिफरेंट होती है, उनमें फैट इस तरह डिपॉजिट होता है कि जो उनके शोल्डर्स होते हैं ना, जो उनका बाय एक्रोमियल डायमीटर है ये वाला, ये ज्यादा हो जाता है, और हमें वजह नहीं पता। मतलब अगर एक, किस तरह का मैं बेबी बना रही हूँ, बस बना रही हूँ, पता नहीं क्या है। अगर एक बेबी जीडी आईडीएम है और अगर एक बेबी आईडीएम नहीं है, दोनों का 4.5 kg है, आईडीएम वाले के कंधे ज्यादा जो है वो ब्रॉड होंगे, बस आप इसका याद रखें। उसका बायोक्रोमिक डायमीटर ज्यादा को उसका वेट इधर आके एक्यूमुलेट होता है, उसके यहाँ पे फैट डिपोजिशन होती है। बात समझ आ रही है? तो इट्स बिकॉज बायोक्रोमियल डायमीटर इज मोर इन आईडीएम्स, इसीलिए उनमें शोल्डर डिस्टोर्शन ज्यादा होता है डिस्पाइट ऑफ हैविंग सेम वेट एज नॉर्मल बेबीज, ठीक है। शोल्डर जो स्टक होते हैं ना, अब हम आगे जब पेल्विस के डायमीटर्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ओब्लिकली जब शोल्डर्स आ जाएंगे तो उनके पास वहां पे ज्यादा स्पेस होगी, ज्यादा इजीली डिलीवर हो जाएंगे। तो जब शोल्डर्स फंसते हैं तो हमारा मकसद होता है हम किसी से उन्हें टेढ़ा करते हैं, पेल्विक जो हमारे पास मिड पेल्विस है वहां पे हम उनको ओब्लिकली रोटेट करते हैं ताकि वो आउटलेट से इजीली बाहर आ जाए, ठीक है। अभी आप पेल्विस के डायमीटर से बिल्कुल परेशान हो, ये टॉपिक इंशाल्लाह आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, हम इसको नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। चलें जी, समझ आ गई? अब जल्दी जल्दी मेरे साथ करें, व्हाट आर यू गोना डू। सबसे पहले आप क्या करते हैं? शोल्डर डिस्टोशिया होता है तो कॉल फॉर हेल्प करते हैं, जाहिर सी बात है, आपने कॉल फॉर हेल्प करनी है, आपने साथ में मेक श्योर करना है कि ब्लाडर भी एम्प्टी है, क्योंकि मेन्यूवर्स करते हुए ना ब्लाडर, फिल ब्लाडर के साथ मेन्यूवर्स नहीं होंगे, ठीक है। सिर्फ आपने प्रलास में ब्लाडर को फिल करना था, बाकी सब में ब्लाडर को एम्प्टी करना है। आपने सबसे पहले उसकी मिक रॉबर्ट्स पोजीशन बनानी है। कोई मुझे बताएगा मिक रॉबर्ट्स पोजीशन क्या होती है जल्दी से?
हाँ बिल्कुल, फ्लेक्स द नी ऑफ मदर। इसमें हम कहते हैं कि बिल्कुल थाइस को हम एब्डोमेन तक ले जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक्सट्रीम लाइथोटमी पोजीशन इसको हम कहते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम लाइथोटमी पोजीशन, बिल्कुल उसकी नीज उसके एब्डोमेन को टच करें, बिल्कुल आपने लेग्स को पीछे इस तरह से कर देना है। ठीक है, अब देखें, ये हमने मिक रॉबर्ट्स तो बना ली। मिक रॉबर्ट्स से क्या होता है कि जो आपकी जो स्पाइन का जो लंबोसेक्रल रीजन है ना, ये थोड़ा सा सीधा हो जाता है। जब ये थोड़ा सा सीधा हो जाता है ना, तो पेल्विस इस तरह से अरेंज है। जब ये सीधा होता है तो पेल्विक जो आपके पास ओब्लिक और ओब्लिक डायमीटर है ना, एपी पे इतना फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और रूमियर हो जाता है आपका पेल्विस। ठीक है, तो वो ज्यादा इजीली भी बाहर आ जाता है। तो ज्यादातर ना, जब आपको लगे शोल्डर डिस्टोशिया है, आप मिक रॉबर्ट्स बनवाते हैं ना, तो शोल्डर्स जो है ना वो उसी तरह से बाहर आ जाते हैं इजीली, आपको कोई और मेन्यूवर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दूसरा, आप साथ में उसको फंडल प्रेशर देंगे। अच्छा, ये एक और बहुत बड़ी गलती देखें, जो फंडल है ना, फंडल प्रेशर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। बिल्कुल भी फंडल प्रेशर नहीं देना, कुछ फ्रैक्चर करके बैठ जाएंगे। ये प्लीज अपने पास नोट कर लें। आपने देना है सुपरा प्यूबिक प्रेशर। दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। फंडस की तरह ये पड़ी है फंडस, ठीक है, यूट्रस की फंडस पे हम प्रेशर देते हैं नॉर्मली, अगर फैलिक डिलीवरी करे नहीं आ रहा तो दे देते हैं, देना नहीं चाहिए, लेकिन इट्स मतलब नॉर्मल प्रैक्टिस, स्पेशली इन इंडिया एंड पाकिस्तान। बट इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन शोल्डर डिस्टोशिया। ठीक है, अगर आपको एग्जामिनर फंसाएगा तो इस बात पे फंसाएगा। दूसरी बात ये कि आपने सुपरा प्यूबिक प्रेशर देना है। ये देखिए, ये फिस्ट किधर जा रही है, सुपरा प्यूबिक आपने प्रेशर देना है। बात समझ आ रही है? ये देखें, फिस्ट कहाँ है बच्चों? ऐसा तो लग रहा है फंडस पर है, लेकिन बेसिकली ये सुपरा प्यूबिक है, क्योंकि मैं कह रही हूँ। ठीक है, ये देखिए इस एरिया में, ठीक है, प्यूबिस के पास। फंडस ये यहाँ पर है, दूर है। ये दोनों बातें समझ आ गई कि आपने क्या क्या करना है। कॉल पर हेल्प तो आपने कर ली। उसके बाद आपने पेशेंट की स्पाइन को ना स्ट्रेट करना हमारा मकसद है। पहला मकसद है स्पाइन को सीधा करो। उसके लिए आप नीचे से तकिया हटा दें, उसको आप बिल्कुल सीधा कर दें, उसकी टेबल को स्ट्रेट कर दें और उसको एक्सट्रीम लाइथोटमी पोजीशन में ले आएं, जिसको हम कहते हैं मिक रॉबर्ट्स पोजीशन, इसको हम कहते हैं मिक रॉबर्ट्स मैन्यूवर। साथ में आप सुप्रा प्यूबिक प्रेशर लगाएं। सुप्रा प्यूबिक प्रेशर आपके मिक रॉबर्ट्स को फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, अब इसमें आपने बिल्कुल भी फंडल प्रेशर नहीं, फंडल प्रेशर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, बेबी आगे से स्टक हुआ हुआ है। ठीक है, ये अब कॉमन सेंस का सब, आगे से बेबी स्टक हुआ हुआ है, यहाँ से मैं फंडस को प्रेस करती रहूं तो क्या होगा? यूट्रीन रप्चर हो जाएगा। ठीक है, उसका यूट्रस रप्चर कर जाएगा, क्योंकि शोल्डर्स ना बहुत ब्रॉड होते हैं, वो इस तरह नहीं निकलते अगर वो फंस जाए तो, कि पीछे से आप प्रेशर दो, वो यूट्रस उसका रप्चर हो जाएगा, शोल्डर्स फिर भी नहीं निकलेंगे। तो आपने बेसिकली शोल्डर्स को रोटेट करना है, या आपने जगह ज्यादा करनी है, पेल्विस को ज्यादा रूमी बनाना है। ठीक है, अच्छा, अब अगर जो है वो एंटीरियर शोल्डर रिलीज नहीं हुआ ये सब कुछ करने के बाद, फिर हम क्या करेंगे? इनको हम कहते हैं सिंपल मेजर्स। ठीक है, ये जो है ना, आप ना अपने पास ऐसे माइंड में ना एल्गोरिथम को फॉलो करने के लिए करेंगे। ये दोनों चीजें थी सिंपल मेजर्स। अब मुझे कौन बताएगा सिंपल मेजर्स में क्या आ जाता है, जो मैंने अभी बात अपने सिंपल मेजर्स। ये ना मैं आपको प्रॉपर एल्गोरिदम बता रही हूँ, गाइडलाइन से, तो प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज यूज हुई नहीं है। मैं ब्लैक पेन ले लूँ, ज्यादा सही लगता है। अच्छा, सिंपल मेजर्स में आ जाता है मिक रॉबर्ट्स, और दूसरी चीज क्या आ जाती है? हाँ, मिक रॉबर्ट्स और शाबाश, हम्म, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर। और ये सिंपल मेजर्स करते हुए आपने किन चीजों का ख्याल रखना है? कि आप फंडल बिल्कुल भी ना दें, एंड डू नॉट इंकरेज द मदर टू पुश। यहाँ पे अब हमने पुशिंग को इंकरेज नहीं, जो हम चीजें नॉर्मली नहीं करें, फंडल प्रेशर भी नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं, यूट्रस रप्चर हो जाएगा। और पुशिंग को भी नहीं इंकरेज कराना, क्योंकि उसकी कसूर नहीं है यार, कंधे फंस गए, वो तो जोर लगा रही है ना, अब उसको आप क्या हलकान करेंगे पुश करवा के, फिर यूट्रस डैमेज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा उल्टा मसला। ठीक है, आपने स्पाइन को स्ट्रेट करना है। मिक रॉबर्ट्स में आपने याद रखना है कि मिक रॉबर्ट्स का आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, मकसद क्या है, टू स्ट्रेटन द स्पाइन। साथ में आपने और चीजें भी करनी है, कि आपने पिलोस को रिमूव करना है। ठीक है, उसकी टेबल को स्ट्रेट करना है, ताकि उसकी स्पाइन स्ट्रेट और पेल्विस का जो वहां पे जो स्पेस है वो थोड़ी ब्रॉड हो जाए अंदर। ठीक है, अब अगर ये चीजें फेल हो गई,
तो फिर अगली चीज क्या आ जाती है? अगर ये चीजें फेल हो गई तो फिर आपके पास एक अगली ऑप्शन है। पहला स्टेप था सिंपल मैन्यूवर, जिसको मैं कह देती हूँ SM। SM फेल हो गए, ठीक है, तो दूसरा आ जाता है कि आप उसे ऑल फोर्स पे करा लो। ठीक है, ऑल फोर्स पे उसको आप ऑल फोर्स पोजीशन पे आप उसको शिफ्ट करा दो। ऑल फोर्स अभी हमने और कहाँ करानी थी? क्वाड प्रोलैप्स भी हम पेशेंट को ऑल फोर्स में करा देते हैं। ठीक है, लेकिन ऑल फोर्स आपका चॉइस है। अगर आपको लग रहा है ना कि अभी ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, ऑल फोर्स पे करा के देख लो, या फिर आप यहाँ पर अब इंटरनल मैनिपुलेशन शुरू कर दो। अब इंटरनल मैनिपुलेशन होती है कि जो आप फिंगर्स को इंसर्ट करके उसके शोल्डर्स को बाहर लाने की कोशिश, दिस इज इंटरनल मैनिपुलेशन। ये सारे मैन्यूवर्स इंटरनल मैनिपुलेशन आते हैं। सिंपल मेजर्स में दो चीजें थी। सिंपल मेजर्स के बाद आपके पास चॉइस है, या तो आप उसे ऑल फोर्स में करा के देख लो पहले, फिर इंटरनल मैनिपुलेशन करो, या डायरेक्ट इंटरनल मैनिपुलेशन करा लो। अगर आपको लग रहा है कि भाई टाइम कम है, बेबी आपको लग रहा है साइनोज हो रहा है या एक्सेसिव जो है वो ठीक है कंजेशन आपको नजर आ रही है फेस पर। ठीक हो गई, यहाँ तक बात समझ आ गई? अब इंटरनल मैनिपुलेशन में क्या क्या आ जाता है, इसको ऑर्डर आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले आ जाता है र्यूबिन्स मैन्यूवर, इसको हम कहते हैं र्यूबिन 2। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है कि जो इंटीरियर शोल्डर है उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, अब इसके बहुत ज्यादा मेथड्स है, बेसिकली आपने इंटीरियर शोल्डर को बाहर निकालना है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, इंटीरियर शोल्डर है ये, इसके पीछे से आप जो आप फिंगर लेके जाएंगे, इंसर्ट करेंगे। अच्छा, ये करने से पहले एक काम करना है, आपने एपी देनी है। देखिए, आपने एपी दे के इतनी जगह बनानी है वजाइना में कि आप अपना हैंड भी लेके जा सकें। ऑलरेडी शोल्डर स्टक हुए हुए, हेड नहीं है, तो जगह कम है। यू हैव टू गिव एपी, आपने मतलब इंटरनल मैनिपुलेशन से पहले जगह बनानी है। फिर यू हैव टू मूव इन योर हैंड एंड यू हैव टू पुट प्रेशर ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इंटीरियर शोल्डर। दिस इज र्यूबिन 1। ठीक, सॉरी र्यूबिन 2, ये याद रखना। र्यूबिन 1 अभी मैं आपको, र्यूबिन 1 नहीं है इस मैन्यूवर में। र्यूबिन 1 किसको कहते हैं ना, इसी में से किसी एक को कहते हैं, वो मैं बाद में बताऊँ। दिस इज र्यूबिन 2। ठीक है, अच्छा जी। अब लेट्स से कि नहीं आया, दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं। अच्छा, वो गाइडलाइंस में नहीं है लेकिन ऑप्शन हो रहे हैं कि आपने एंटी शोल्डर को टारगेट किया ना, आप एंटी शोल्डर को यहाँ पकड़ लें आप, ठीक है, और उसको पकड़ के कोशिश करेंगे आप उसको स्वीप करके बाहर निकालें। लेकिन बस आपकी याद रखें कि आपने इंटीरियर शोल्डर ये उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर फिंगर से अपने प्रेशर डाल के देखना है। ठीक है, और उसको एडक्ट करने की कोशिश करनी है। नहीं आया तो अब आप इसी को एग्जैजरेट करेंगे कि आपने ये देखें, स्क्रू की तरह बच्चे को घुमा रहा है ये, ठीक है। वुड्स वुड स्क्रू मेथड है, एक रूबिन था और एक वुड्स मेथड है। वुड्स मेथड में इसने क्या किया कि इसका ऊपर वाला हाथ उधर ही है, इंटीरियर के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे भी कहीं पे ही है, जैसे रूबिन 2 में था। लेकिन दूसरा जो इसका हाथ है वो पोस्टीरियर के इंटीरियर एस्पेक्ट पे आ गया, समझ आई? आपने ऑपोजिट करना है, इंटीरियर के पोस्टीरियर पे रखना है और पोस्टीरियर के इंटीरियर पे रखना है। तो देख लें आप, पिक्चर समझ आ रही है? तो स्क्रू की तरह, मतलब अस्तगफुरुल्लाह, स्क्रू की तरह बच्चा रोटेट नहीं कर, लेकिन थोड़े शोल्डर्स रोटेट होंगे और वो फौरन रिलीज हो जाएंगे। बेसिकली शोल्डर्स अभी यूं है ना, ऐसे पड़े हैं, तो वो थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे, यूं करके ओब्लिकली आ जाएंगे। हमारा मकसद है कि हमने शोल्डर्स को ओब्लिकली लाना है। ओब्लिक डायमीटर इज वेरी फेवरेबल फॉर डिलीवरी ऑफ शोल्डर्स। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शोल्डर डिस्टोर्शन, दैट यू हैव टू ब्रिंग द शोल्डर्स ओब्लिकली सो दैट दे आर रिलीज्ड। ऑर्डर समझ आ गया आपको चीजों का? अच्छा, अब ये थी इंटरनल मैनिपुलेशन, ये नहीं काम की। फर्स्ट लाइन, अब जल्दी जल्दी मुझे बताएं, kids hurry up. First line, I went for simple maneuvers. What were they were make roberts. My purpose was to straighten the spine. ठीक है, they were simple measures and suprapubic pressure, and मैंने फंडल भी दिया था ना, है ना? नहीं दिया था, उससे यूट्रस रप्चर हो जाना है। ठीक है, the second thing is now I have to make a choice, either I can do all fours। उसके बाद बेसिकली इंटरनल मैनिपुलेशन से पहले आप ऑल फोर्स करवा रहे हैं, नहीं आपकी मर्जी। इंटरनल मैनिपुलेशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? इंटरनल मैनिपुलेशन में दो चीजें आ जाती हैं। एक र्यूबिन 2, उसमें मैं इंटीरियर शोल्डर के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे प्रेशर लगाऊंगी, और दूसरा वुड्स एंड स्क्रू, उसमें मैं इंटीरियर के पोस्टीरियर पे ही लगाऊंगी, लेकिन दूसरे हाथ से मैं पोस्टीरियर के इंटीरियर एस्पेक्ट पे लगा दूंगी प्रेशर, और शोल्डर्स को रोटेट करके मैं ओब्लिकली ले आऊंगी। ठीक है, एंड नाउ थर्ड लाइन इज बेसिकली, यहाँ तक आने की नौबत ना ही आए। इसमें आपने बेसिकली क्या करना है कि अब या तो आप
क्लेविकल तोड़ेंगे, उसकी क्लेडोटमी करेंगे ताकि शोल्डर्स छोटे हो जाएं। और ये क्लेविकुलर आप खुद फ्रैक्चर कराएंगे ताकि वो छोटी हो जाए, बाहर आ जाए। या फिर आप उसके सिम्फिजियल लिगामेंट जो होता है प्यूबिक सिम्फिसिस के पास, उसको आप जो है वो डैमेज करके आप सिम्फिजियोटमी करेंगे। या तो बेबी के साथ आपने को मैनिपुलेशन अब प्रॉपर इन्वेजिव करनी पड़ेगी, या मदर के साथ तो मदर के पेल्विस को आप करोगे कि आप उसकी सिम्फिजियोटमी करोगे। तीसरी इसमें चीज आ जाती है, इन्हीं थर्ड लाइन में ही आ जाती है, उसको हम कहते हैं ज़ावेनाले मैन्यूवर। ज़ावेनाले मैन्यूवर में आप क्या करते हैं कि आप हेड बाहर आया, बताना हेड को भी कहते हैं वापस जाओ, शोल्डर्स नहीं आ रहे तुम भी वापस जाओ, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, तो वापस हेड को वापस पुश करके सिजेरियन करते हैं। जो कि ना पता है ज़मीन अली इस सुनने में तो बड़ा हीरोइक लगता है कि ओहो आपने हेड को वापस पुश किया, सिजेरियन करके बच्चे को निकाला, लेकिन बच्चा आपको लगता है उस वक्त तक बचेगा? आपने 1 मिनट इधर लगाया है, आपने हर मेन्यूवर पर आपने 40 to 60 सेकेंड्स लगाए हैं, मतलब 30 तो लगाए हैं ना, 30 सेकेंड्स तो आपने ट्राई करना ही है एक मेन्यूवर को। और फिर आपने बच्चे के हेड को ऊपर पुश किया है, फिर आपने पेशेंट को स्पाइनल लगा के सिजेरियन करके बच्चा निकाला है, तो क्या बच्चा बचेगा? इरिवर्सिबल हाइपोक्सिया एसिडोसिस हो चुका होगा। तो आप लोगों को पूरी स्टोरी समझ आई शोल्डर डिस्टोशिया की? स्टेप्स समझ आए सारे? समझ आए? डॉक्टर अक्सा को समझ आ गए, शुक्र है। बाकियों को नहीं समझ आए हैं? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि शोल्डर डिस्टोशिया में बेबी को क्या क्या रिस्क होते हैं? बेसिकली हमारे पास इसको हम कहते हैं BPI, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी। हम मतलब कम खतरनाक से शुरू करें तो ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी हो सकती है, ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो सकता है। ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी ज्यादातर तब होती है जब आप इंटीरियर शोल्डर को निकालते हुए होती है, पोस्टीरियर शोल्डर को नहीं। ये बात इसलिए थोड़ी मतलब ये बात ऐसी सी है कि इंटीरियर शोल्डर को निकालते हुए ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी होती है, पोस्टीरियर को निकालते हुए नहीं होती, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तो लॉ सूट्स नहीं होते, यूके में तो लॉ सूट्स हो जाते हैं। तो वहां पर अगर किसी पर लॉ सूट हो के इसने जो है वो बेबी डिलीवर किया, और बेबी थोड़ा सा स्टक हुआ, लेकिन वो शोल्डर डिस्टोशिया एज सच नहीं था, 60 सेकंड से पहले इजीली डिलीवर हो गया, लेकिन बेबी को अर्ब्स पाल्सी है, या बेबी को जो है वो क्लमकेज है, मतलब बेबी का ब्रेकियल प्लेक्सिस डैमेज हो चुका है, तो वो आप डॉक्टर पे केस कर देंगे। तो अब जो है वो डॉक्टर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि फिर जो है वो आप ये पूछेंगे जो वहां पे विटनेस होगा उससे, जो भी है वो स्टाफ है या वो असिस्टेंट है, कि बेबी इंटीरियर शोल्डर निकालते हुए स्टक हुआ था या पोस्टीरियर शोल्डर पे, मतलब पोस्टीरियर शोल्डर पे ज्यादा फोर्स लगी थी या इंटीरियर पे। तो अगर इसका जवाब आता है कि पोस्टीरियर पे लगी थी, तो लॉ सूट कैंसिल हो जाता है, बिकॉज पोस्टीरियर पे फोर्स से ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी इतनी नहीं होती। ये बहुत अजीब सी बात है, बट नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव योर सेल्फ, यू शुड नो दिस। इंटीरियर शोल्डर पे अगर आप ज्यादा गलत फोर्स लगाते हैं तो ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी ज्यादा होती है। तो अगर विटनेसेस ये कहें कि हाँ इस डॉक्टर ने ना पोस्टीरियर शोल्डर पे मसला हुआ था, वहां पे इसने ज्यादा जो है वो रॉकिंग की है और फोर्स लगाई है, तो फिर वो होता है कि नहीं, फिर ये जो ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी है ये डिलीवरी की वजह से नहीं हुई। हालांकि मुझे लगता है होती उसी की वजह से, लेकिन खैर ठीक है। अच्छा जी, एस्फिक्सिया हो सकता है डेफिनेटली, लास्ट में ह्यूमरस का फ्रैक्चर होगा, और ह्यूमरस का फ्रैक्चर इज एसोसिएटेड विद डिलीवरी ऑफ पोस्टीरियर आर्म। ये बच्चों आपने याद रखना है, ये ना क्लिनिकल कोरिलेट है कि पोस्टीरियर आर्म की डिलीवरी में ह्यूमरस का फ्रैक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंटीरियर आर्म की डिलीवरी में मैंने क्या बताया, इंटीरियर आर्म इंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी में ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो पॉइंट्स इसमें आप जरूर याद रखें एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद we have these first, second and third line maneuvers that we have। चलें जी, बहुत ही देखें इजी से छोटे से टॉपिक्स थे, शोल्डर डिस्टोशिया एंड कॉर्ड प्रोलैप्स। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा।